ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मतलब हम लोग रोज करते हैं। ऊर्जा शब्द से हम लोग सब परिचित हैं। ऊर्जा का प्रयोग होते रहता है। जैसे घर में सब बोलते हैं खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, कमज़ोर पड़ जाओगे। ऐसे हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का मतलब भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर ऊर्जा के बिना जीवन ही संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती है, विभिन्न एक्टिविटीज़ करती है, विभिन्न क्रियाकलाप करती है। और ये वो कैसे करती है? ऊर्जा के बिना वो कार्य नहीं कर सकती है। और ये हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वो ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। जब प्रक्रम रुक जाएगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो, और हमारे शरीर की कोशिकाएं कोई एक्टिविटीज़, कोई क्रियाकलाप नहीं कर पाएगी और जब प्रक्रम की क्रियाएं ही रुक जाएगी। ऊर्जा के बिना जीवन ही संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना जीवन ही संभव नहीं है। ऊर्जा के सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, अब ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से? ऊर्जा की सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य से होती है। सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और सूर्य से भी बहुत सारे स्रोत प्राप्त करते हैं हम लोग ऊर्जा के लिए। ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा दैनिक जीवन में यही कि खाना खाएंगे, भोजन करेंगे तो हमें ऊर्जा होगी, और ऊर्जा मिलेगी तो हमें शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी तो हम कार्य कर सकते हैं। यही ऊर्जा है। लेकिन विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार ऊर्जा एक निश्चित और एक परिशुद्ध अर्थ बताती है। ये एक ऐसी अर्थ बताती है जो विज्ञान के अनुसार बिल्कुल अलग है। हम जो दैनिक जीवन में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ऊर्जा शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, वो साइंस उसका बिल्कुल अलग अर्थ बताती है। साइंस के अनुसार आइए कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं कि साइंस ऊर्जा को किस दृष्टि से देखते हैं, साइंस ऊर्जा को किस नज़रिया से देखते हैं। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा होती क्या है? आपने कभी देखा होगा, जब क्रिकेट के खिलाड़ी क्रिकेट को खेलते हैं, जब क्रिकेट को मारते हैं तो क्रिकेट तेज गति से आती हुई विकेटों को टकरा देती है और विकेट कहीं दूर जाके गिर जाते हैं। ये कैसे हुआ? दूसरा, जब मुझे दीवार में या किसी पर भी कील ठोकना होता है तो हथौड़ा को मुझे उठाना पड़ता है, और हथौड़ा को उठाते हैं, हथौड़ा को उठाते हैं और हम कील को ठोक देते हैं। कभी कभी बच्चा जब कार के खिलौना से खेलते हैं तो कार के खिलौना तब तक गतिशील नहीं होती है जब तक उसमें चाबी भरा नहीं जाता है। जब कार में चाबी भरा जाता है तो कार गतिशील हो जाता है और वो कार एक गति करने लगती है। कभी कभी गुब्बारे को देखे हैं, गुब्बारे को जब हम थोड़ा कम प्रेशर से जब हम गुब्बारे को दबाते हैं तो क्या होता है? गुब्बारा अपनी आकृति चेंज कर देती है, और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो जिस आकृति में रहती है उसी आकृति में चली जाती है। और जब हम अधिक फोर्स लगाते हैं तो गुब्बारा फट भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? पत्थर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पत्थर उठा के आम तोड़ने के लिए उसको प्रयोग में लाते हैं। लेकिन जब पत्थर जमीन में गिरा हुआ तो तब तक हम उसमें से आम नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन जब हम उसको उठाए, जमीन से कुछ ऊंचाई तक लाए, तो वो आम तोड़ने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। ये सब हमें क्या सीख मिलती है? ये सब से मुझे यही समझ में आता है, विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार कहता है कि अगर कोई भी वस्तु है संसार में, प्रत्येक वस्तु चाहे कुछ भी हो, सजीव हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, अगर वो वस्तु कार्य करने की क्षमता रखता है तो उसमें ऊर्जा है। बॉल विकेटों से टकरा कर विकेटों को गिरा देती है, कार्य करने की क्षमता उसमें आती है, क्षमता है, उसमें ऊर्जा है। हथौड़ा तब तक कील को नहीं ठोक पाता था जब तक वो जमीन में पड़ा हुआ था। अब जैसे ही हम जमीन से हथौड़ा के उठा के हम
कील को ठोकते हैं और हम सफल हो जाते हैं और कील को हम ठोक देते हैं, अर्थात हथौड़ा में भी कार्य करने की क्षमता आ जाती है। बच्चा जब कार को तब तक कार को गति नहीं दे पाता है, चला नहीं पाता है, जब तक उसमें हम चाबी को नहीं लगाते हैं। जैसे ही हम उसमें चाबी को लगाते हैं, कार गतिशील हो जाता है और कार चलने शुरू कर देती है। गुब्बारा जैसे था वैसे ही था, वो अपनी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही थी। जैसे ही हम उसमें कार्य करते हैं, कार्य कौन सा करते हैं, उसको हम दबाने का कोशिश करते हैं, संपीड़ित करते हैं, और जैसे ही हम उसे संपीड़ित करते हैं फिर उसे जब छोड़ देते हो तो वो अपनी मूलाकृति में आ जाता है। और जब हम उसमें अधिक बल लगाते हैं या अधिक फोर्स लगाते हैं तब क्या होता है, तब गुब्बारा फट जाता है। ये सब में हमने देखा कि ये जो वस्तुएं हैं ये कार्य करने की क्षमता को प्राप्त कर लेती है। पहले ही इसके पास कार्य करने की क्षमता नहीं थी। पत्थर पड़ा हुआ था, वो आम नहीं तोड़ पाती थी। हथौड़ा जब रखा हुआ था वो कील को नहीं ठोक पाता था। बॉल वो विकेट को नहीं गिरा पाता था। ये सब उदाहरण में हम ही देखते हैं दैनिक जीवन में कि इसमें कार्य करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जब उस वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा आती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसमें ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है और वो वस्तु काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उसमें कार्य करने की शक्ति आ जाती है, अर्थात ऊर्जा आ जाती है। साइंस के अनुसार यही है कि अगर संसार के किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वो कार्य कर सकती है। जैसे मेरे में पहले से ऊर्जा थी इसलिए हम कार्य कर पाए, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है, जैसे हथौड़ा, उस वस्तु को उठाए हम क्या किए, कार्य किए, वो कील को ठोक पाता है। जब हम कार्य किए तब उसमें ऊर्जा आ गया, उसमें ऊर्जा की वृद्धि हो गई और मेरे में ऊर्जा की क्षति हुई, हानि हुई। जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है और जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। अब आप बोलेंगे कि ऊर्जा हम कैसे समझेंगे कि किसी वस्तु में ऊर्जा है, इसमें भी प्रूफ है। जैसे मेरे में पहले से ऊर्जा मौजूद थी इसलिए हम कार्य कर सकते थे, कार्य किए। वो वस्तु हथौड़ा या बॉल व पत्थर, उसमें पहले से ऊर्जा मौजूद नहीं थी, लेकिन मेरे द्वारा उसमें ऊर्जा स्थानांतरित हो गया, मेरे द्वारा उसमें ऊर्जा चला गया। जैसे ही हम उस वस्तु पे कार्य करते हैं वो वस्तु कुछ ऊर्जा को ग्रहण करती है, कुछ ऊर्जा को प्राप्त करती है। दूसरी वस्तु पहली वस्तु से ऊर्जा को प्राप्त करके वो कुछ क्षमता को प्राप्त कर लेती है और उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु, संसार की जो प्रत्येक वस्तु होती है उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊर्जा है उसको कार्य करने की क्षमता के अनुसार ही देखा जाता है। जितना वो कार्य कर सकती है उसमें उतने ही ऊर्जा समाहित होते हैं। कार्य करने की क्षमता के अनुसार उसकी ऊर्जा को मापा जाता है, देखा जाता है। इसलिए कार्य का मात्रक जूल होता है तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। अब हम जिस संसार में रहते हैं ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं। आइए अब हम लोग कुछ गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं। ये गतिज ऊर्जा क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा का अर्थात कोई भी गतिशील वस्तु को आप देख लीजिए। गतिशील वस्तु क्या कार्य करती है? जरूर करती है। अगर गतिशील वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है अर्थात उसमें ऊर्जा समाहित है, उसमें ऊर्जा संचित है। अभी हमने समझा कि प्रत्येक वस्तु जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है उसमें ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा आप देख लीजिए, गिरता हुआ पत्थर, गिरता हुआ नारियल, ये सब क्या है? गति में है। ये सब वस्तुएं गति में है। गतिशील कार गति में है। बहता हुआ
हवा गति में है, ये सब गति में है। क्या आपने कभी सोचा है कि बहता हुआ हवा कैसे कार्य कर सकती है? ये भी कुछ न कुछ कार्य करती है। बहता हुआ हवा पवन की चक्की को कैसे घुमा पाती है? बचपन में आप कभी भी गोली खेले होंगे। गोली, लुढ़कता हुआ गोली दूसरी गोली पर कैसे निशाना कर सकती है? कैसे? ये गतिशील है। गिरता हुआ पत्थर कैसे कार्य कर सकती है? गतिशील। जिसे हम पत्थर को जमीन से उठाकर हम उसको मार दे, गतिशील, गति प्रदान करते हुए वो हमको तोड़ देता है। कैसे? कैसे करते हैं? क्योंकि उसमें ऊर्जा है। संसार की प्रत्येक वस्तु जो भी गति में है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। संसार की प्रत्येक वस्तु उसकी गति के कारण जो भी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे साइकिल जब तक रखा हुआ था तब तक वो गति नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही हम उस पर फोर्स करते हैं, हम उस साइकिल के ऊपर कार्य करते हैं और उसे गति प्रदान करते हैं, तो वो गति में आ जाता है। वो कार्य कर रही है किसके कारण? अगर साइकिल कार्य कर रही है, अगर साइकिल दूरी तय कर रही है तो उसमें ऊर्जा है, उसमें गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जितना अधिक वस्तु की गति, जितना तीव्र वस्तु की गति होगा उतना ही उसका गतिज ऊर्जा होगा। जैसे अगर कोई वस्तु रुका हुआ रहेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा शून्य होगा, लेकिन जैसे ही वो वस्तु गतिशील हो जाता है, चलना चालू करता है, तो उसमें गतिज ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। जैसे अगर कोई कार मंद गति से आती है तो किसी व्यक्ति के मौत का कारण नहीं बन सकती है। वही कार अगर तीव्र तेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है तो किसी इंसान के मौत का कारण बन सकती है। तेजी से आती हुई क्रिकेट की बॉल किसी व्यक्ति के मौत का कारण बन सकती है, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा इतना ज़्यादा अधिक होता है। जितनी अधिक उसकी गति उतना अधिक उसकी गतिज ऊर्जा। जितना वस्तु की गति धीमी होगी उतनी गतिज ऊर्जा उसमें कम होगी। अब हम ये समझे कि किसी भी वस्तु की, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी भी गतिशील वस्तु अगर निश्चित वेग के साथ आ रहा है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा होती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि कोई एक कार है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है और वो पूरब की दिशा में जा रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है, पूरब की दिशा में वो विस्थापन तय करना चाहता है, तो उस विस्थापन तय करने के लिए क्या गया, जो भी कार्य होगा उस निश्चित वेग को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा वही उसकी गतिज ऊर्जा होती है। अब आइए हम गतिज ऊर्जा को अब हम लोग गतिज ऊर्जा के समीकरण को देखते हैं। एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ठीक है, एम द्रव्यमान का कोई वस्तु और इसमें फोर्स लगा रहा है, नियत फोर्स का मतलब होता है फिक्स फोर्स। नियत फोर्स का मतलब फिक्स फोर्स। 5 न्यूटन हो सकता है, 7 न्यूटन हो सकता है, 15 न्यूटन हो सकता है। एक फिक्स फोर्स लग रहा है इस एम द्रव्यमान की वस्तु पर। मान के चलो ये एम द्रव्यमान वाला वस्तु कोई कार हो और हम इसे पीछे से धक्का मार रहे हैं और ये बल की दिशा में ये विस्थापित हो रहा है, और ये कार को जब हम पीछे से धकेलते हैं तो ये विस्थापित होता है। ये कुछ दूरी तय करके ये विस्थापित हो जाता है, एस दूरी तय करती है। मानो
जब कार स्थिर अवस्था में थी, विराम की अवस्था में थी, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 था। जैसे ही हम इसमें फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के प्रभाव से ये कुछ दूरी विस्थापित हो जाती है और इसका वेग भी हो जाता है। और हम सभी को पता है कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, अर्थात त्वरण उत्पन्न होता है। प्रारंभिक वेग जब u था तब इसका वैल्यू 0 था, और जब इसमें फोर्स लगाए और फोर्स के प्रभाव से जब ये कुछ दूरी तय करके इसका वेग v हो जाता है और इसमें एक त्वरण भी उत्पन्न होता है। यहाँ u भी है, v भी है और s भी है। यह तीनों में एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या है? गति का तृतीय नियम में हम लोगों ने देखा था कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये u भी किधर आ जाएगा और h का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। h का मान निकल जाएगा, u को इधर ला दो, 2s इधर कर दो, s यहाँ 2a s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके भागा हो जाएगा, यहाँ s का मान निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि कार्य क्या होता है। कार्य बल गुना विस्थापन होता है। तो किसी भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? एक निश्चित वेग से आती हुई, एक निश्चित वेग से गतिशील कार्य की गतिज ऊर्जा, उसके द्वारा इस निश्चित वेग को प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य ही उसका गतिज ऊर्जा होता है। माना कोई वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है और वह पूरब दिशा में जा रही है। यहाँ चाल भी क्लियर है और इसका दिशा भी क्लियर, निश्चित वेग के साथ आ रही है, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? और हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो m में होता है। यहाँ से हम लोग कार्य निकाल लेंगे, F और S का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ F और S का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ वर्क निकल जाएगा 1/2 mv²। यहाँ u का वैल्यू 0 रखने पर, यहाँ स्थिर अवस्था में थी इसलिए u का वैल्यू 0 कर दिए, और यहाँ वर्क m/2v² निकल जाता है। और यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसलिए वर्क बराबर 1/2 mv²। दूसरी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा जैसे कोई वस्तु रखा हुआ है, अगर किसी वस्तु की स्थिति में चेंज होती है और उस चेंज के कारण, उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा आती है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा दो तरह से आती है, एक तो उसकी स्थिति चेंज करके उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, दूसरी उसके विन्यास में चेंज करके। जैसे ये मार्कर को जब हम ज़मीन से ऊपर की कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं तो इसमें ऊर्जा आ गई, और जैसे ही हम मार्कर को छोड़ते हैं तो इसमें कार्य करने की शक्ति आ गई। मतलब हमारी द्वारा इसमें जो स्थानांतरित ऊर्जा है वही स्थितिज ऊर्जा है। अभी मार्कर ज़मीन पे रखा हुआ था, जैसे ही हम इसको ऊपर उठाएं और उसको छोड़ें तो मतलब यही प्रूफ है कि उसमें ऊर्जा है, तभी वो मार्कर काम कर रही है, तभी तो वो गतिशील होती है और वो नीचे गिर जाती है। अगर किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अपने स्प्रिंग को देखा होगा, स्प्रिंग को क्या करते हैं, अगर दोनों सिरे से अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते तो क्या होता है, स्प्रिंग वापस उसी आकृति में आ जाती है जिस आकृति में वह रहती है। इसमें विन्यास में चेंज कर रहे हैं, इसका विन्यास में चेंज कर रहे हैं। इस स्प्रिंग को जैसे ही हम खींचते हैं और वापस उसी स्थिति में छोड़ देते हैं
तो उसकी विन्यास चेंज करते हैं। इसमें ऐसा क्यों होता है, जब स्प्रिंग को खींचते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं तो वो उसी आकृति में आ जाती है, क्योंकि वो कुछ न कुछ ऊर्जा को प्राप्त करती है और अपनी मूल आकृति को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। किसी भी वस्तु की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति में चेंज करके, दूसरा उसकी विन्यास में परिवर्तन करके हम स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। जैसे ये पेन, ये जमीन में रखा हुआ था, इसकी स्थिति क्या थी, विराम थी। लेकिन जैसे ही हम पेन को कुछ ऊंचाई तक उठाते हैं तो ये अपनी स्थिति को चेंज करती है और इसमें ऊर्जा स्थानांतरित हो जाता है। पहला, स्थिति में परिवर्तन के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। दूसरी, इसकी विन्यास में परिवर्तन के कारण इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानो कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, वो पृथ्वी पर रखा हुआ है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे इस एम द्रव्यमान को हम एच ऊंचाई पर ले जाते हैं, इस एम द्रव्यमान वाली वस्तु को एच ऊंचाई पर उठाते हैं तो क्या होगा। हम सभी को पता है कोई भी वस्तु जो होता है उसे पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है, जिसे भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल के कारण वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। और हम सभी को पता है कि इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। पृथ्वी जिस बल के कारण वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे भार कहते हैं, W = mg। और जब इस वस्तु को हम कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ बल की आवश्यकता होगी, और वह बल कितना होगी। इस वस्तु को जब हम जमीन से कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं तो जो बल की आवश्यकता होगी वो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रही है। पृथ्वी से खींच रही है, लेकिन यह बल क्या कर रही है, उसको ऊपर खींचने का कोशिश कर रही है, इसके विरुद्ध कार्य कर रही है। तो ये mg जिस भार से उसे अपनी ओर खींचती है उसी के बराबर उसे भी बल लगाना होगा, तभी वो ऊंचाई की ओर खींच पाएगी। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, वही mg उसी बल के बराबर होगा। और h ऊंचाई तक ले जाते इसलिए विस्थापन, इसलिए इसका वर्क क्या हो जाएगा, W = किया गया कार्य mgh। किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। और एक बात समझने वाली है कि अगर किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उठा दिया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या बराबर होगा। उसी वस्तु को हम h ऊंचाई तक ले जाने के लिए उस पथ का प्रयोग ना करके हम कुछ इस तरह के पथ से होकर के h ऊंचाई तक हम m द्रव्यमान वाले वस्तु को ले जाते हैं। ये रास्ता है, ये बिल्कुल इस तरह m द्रव्यमान को इस पथ के सहायता से हम h ऊंचाई तक ले जाते हैं। और यहाँ भी m द्रव्यमान वाले वस्तु को यह पथ पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु को h ऊंचाई तक उठा ले जाने के लिए उसके गुरुत्वीय बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, और वह बल mg होता है। इसलिए किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो ऊंचाई पर निर्भर करता है।